उत्तराखंड युवा संगठन भी एक परिवार है और हम लोग मिलजुल कर किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, है ना? देखो आप समाज में देख रहे हो तो तरह-तरह की कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे नशा है, देह व्यापार है और कई प्रकार की बहुत कहीं ब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। आप देख रहे हो आज नशा कहीं नहीं है, नशे के सारे अड्डे उत्तराखंड युवा संगठन की आज समाप्त हो चुके हैं, उनके किले खत्म हो चुके हैं। कई लोगों को संगठन द्वारा जेल भी भेजा गया, स्वतः ही अपने आप डर के मारे छोड़ के भाग गए, उनको कहीं न कहीं उत्तराखंड युवा संगठन लगातार पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग रहा, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से हमें सहयोग किया और आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी भी लोग सड़कों पर पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी विडंबना उत्तराखंड की है। क्यों अभी भी लीक हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? बच्चे क्यों सड़कों पर है, आप खुद बताइए? सड़कों पर है और ये उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बिगुल फूँक चुके हैं और आम आदमी भी बिगुल फूँक रहा है, विरोध में जाता है, कहीं न कहीं उसका दमन कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं, चाहे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हो, उनका भी लगातार दमन हो, की आवाज़ नहीं उठाने दी जाती, तो कहीं न कहीं दबाई जाती है। आपको सब पता है आपको, आप खुद जान रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड युवा संगठन के जो संस्थापक हैं राकेश सिंह चौहान, उनसे। जैसे कि हमने बताया है कि उत्तराखंड युवा संगठन, युवा, राकेश सिंह चौहान भी युवा हैं और अगर जब बात करें नशे को लेकर, तो राकेश सिंह चौहान ने अपने संगठन के माध्यम से पूरे अशोकनगर ढंढेरा में नशा खत्म करवाने के प्रयास किए हैं और बहुत हद तक नशा खत्म करवा भी दिया है। वहीं पे अगर जो बात करें राकेश सिंह चौहान के बारे में, तो ये ऐसे इंसान हैं कि युवाओं के ऊपर कोई भी दुख मुसीबत संकट आता है तो ये तत्पर रहते हैं। इतना कैसे कर पाते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं राकेश सिंह चौहान जी से। नमस्कार राकेश। नमस्कार, सर्वप्रथम दृष्टि न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप इस तरह के सामाजिक मुद्दों को बार-बार उठाते रहते हैं और जनहित के मुद्दों को आप समाज के समक्ष रखते हैं। राकेश चौहान जी, जैसे कि अभी हमने बताया है कि उत्तराखंड युवा संगठन के आप संस्थापक हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आपको ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, चाहे आप सामाजिक कार्य करें या किसी प्रकार का कार्यक्रम करें। परिवार भी एक संगठन होता है, इसी तरह हमारा उत्तराखंड युवा संगठन भी एक परिवार है और हम लोग मिल-जुल कर किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, है ना? लेकिन सोच क्या रही है आपके संगठन के पीछे? एक सोच भी होती है तभी लगता है कि हम संगठन के माध्यम से परिवार को आगे बढ़ाएँ। देखो, सोच का मतलब ये होता है, देखो आप समाज में देख रहे हो तो तरह-तरह की कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे नशा है, देह व्यापार है और कई प्रकार की अशिक्षा, बहुत कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है और हमारा भी एक उद्देश्य था कि भाई हम समाज में इन फैली बुराइयों का दूर करें और सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाएँ, इसलिए हमें संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। संगठन बनाने के बाद आपने भूमिका भी निभाई है कुरीतियों को खत्म करने के लिए। कहाँ तक आपको कामयाबी मिली? देखो, आपको बता देना चाहता हूँ कि नशे पर उत्तराखंड युवा संगठन द्वारा लगाम लगाई गई और ज़बरदस्त तरीके से लगाई गई। आस-पास के क्षेत्रों में आप देख रहे हो आज नशा कहीं नहीं है। नशे के सारे अड्डे उत्तराखंड युवा संगठन की मुहिम के माध्यम से आज समाप्त हो चुके हैं, उनके किले खत्म हो चुके हैं। कई लोगों को संगठन द्वारा जेल भी भेजा गया। कुछ लोग स्वतः ही अपने आप डर के मारे छोड़ के भाग गए, उनको कहीं न कहीं उत्तराखंड युवा संगठन का खौफ दिखाई दिया। लगातार पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग रहा, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से हमें सहयोग किया और उसी माध्यम से आज हमने नशे को ख़त्म कर दिया है। राकेश चौहान जी, जैसे कि अभी आप युवा ही हैं, यंग है। अगर जो युवाओं की दिशा और दशा हम देखें, तो उत्तराखंड में आज वाक़ई युवा जो हैं खुशहाल है या नहीं? देखो, उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य संकट में है। जैसा आप खुद देख रहे हैं कि युवा लगातार पीड़ित है, सड़कों पर है
युवा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चाहे उसमें लड़कियाँ हों, लड़के हों या कोई भी समाज। आज युवा पीड़ित है, क्योंकि जो युवा बीटेक, एमटेक और आईपीएस, पीसीएस ये किसी भी तरह की नौकरियों की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो नौकरियाँ उनको नसीब नहीं हो पा रही है। बार-बार पेपर लीक हो जाते हैं और सब बच्चे सब सड़कों पर रहते हैं। कोई बच्चा तैयारी कर रहा, अपने लाखों रुपए खर्च करता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर उसे निराशा ही हाथ लगती है, तो कहीं बच्चे ऐसे भी तो जो आत्महत्या करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन वो धरातल पर उनकी स्थिति भी कुछ नहीं है। तो सरकार को इसको मजबूती के साथ नीति निर्धारण करके ज़मीनी स्तर पर लेना चाहिए और इस पे रीति नीति बनानी चाहिए। सरकार की तरफ से जैसे कि अभी आपने भी बताया है कि नकल विरोधी कानून बनाया गया है। बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली इस कानून को बताया गया है कि उसके चलते नकल कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है संदीप जी, आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी भी लोग सड़कों पर थे। हर बार पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना उत्तराखंड की है। क्यों अभी भी लीक हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? बच्चे क्यों सड़कों पर है, आप खुद बताइए। आज उत्तराखंड क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? जहाँ भाजपा एक और नारा देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये पूरे देश का हाल है, उत्तराखंड का ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, इस समय उत्तराखंड में तो धर्म संकट छाया हुआ है। किसी आम आदमी की सुनवाई थानों में नहीं है। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है नहीं? जिस व्यक्ति की सुनवाई होती है, या तो वो मजबूत है, या वो किसी मंत्री का बेटा है, या मंत्री का रिश्तेदार है, उनकी सुनवाई होती है। आम आदमी की सुनवाई, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने एक बात कही है कि रोजगार नहीं है। अगर जो रोजगार की बात करें तो जो सरकार है, चाहे वो पहले की सरकार है, पहले की सरकार ने जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, तो कहा था 70% जो युवाओं को नौकरी मिलेगी, वो उत्तराखंड के मिलेगी, 30% बाहर के होंगे। और उसी तरह पे जो अब की जो मौजूदा सरकार है, वो काम भी कर रही है। अभी 1900 नौकरियाँ दी हैं पुलिस विभाग में सरकार ने। देखो, आपको पता लग चल गया होगा इसमें भी। बड़े समय बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था पुलिस की नौकरी के लिए, तब जाके ये मामला हुआ। बार-बार युवा सड़कों पर है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 70% के मानक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज उत्तराखंड में वो 1% भी नहीं है। बाहर बिहार, हरियाणा, पंजाब के लोग आते हैं और यहाँ उत्तराखंड में नौकरी करते हैं। तो वो किस आधार पे लग रहे हैं? जहाँ आप एक एक और आप मूल निवास की बात करते हो, एक और यहाँ तो उत्तराखंड का युवा तो लड़ रहा है, पहाड़ और मैदानाबाद करके, लेकिन इसका फ़ायदा राष्ट्रीय पार्टियाँ उठा रही है। अपनी सांठ-गाँठ के माध्यम से वो बाहरी युवाओं को यहाँ रोज़गार दे रही है। वो किस आधार पे लग रहे हैं, आप बताइए? वो बड़े मोटी अमाउंट देकर लग रहे हैं। आप इस कहीं न कहीं इसका कारण राकेश जी ये भी तो है ना कि जितना भी अगर जो उत्तराखंड का युवा हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र से, पहाड़ में जो युवा है, वो ऑलमोस्ट बाहर जॉब कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या उत्तराखंड के बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं? फिर ये बच्चे कौन हैं जो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं आपको लाखों की संख्या? आप खुद देख रहे हैं आप, देहरादून में अभी आपने देखा होगा आंदोलन हुआ था, सड़कें जाम हो गई थी, वो कहाँ का युवा था? कुछ ठीक है, कुछ बच्चे अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी याचिका चलाने के लिए उनको जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, वो बच्चे भी कॉम्पिटिशन की होटलों में रहने के बाद भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है नहीं? लेकिन 70% का जो मानक निर्धारित था, वो मानक कहीं नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, आज उत्तराखंड की हरिद्वार चले जाओ, देहरादून चले जाओ, ऊधम सिंह नगर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उत्तराखंड का 2% बच्चा भी नौकरियों पर नहीं है। अगर है, तो वो कहीं लेबर है, इस तरह की जॉब उनको मिल रही है, वो मज़दूरी कर रहा है। लेकिन बाहर का बच्चा जो यहाँ है, वो मैनेजर है, एचआर जैसी पोस्टों पे, वो उन्होंने अपने लोग काबिज़ कर रखे हैं। तो उसका फ़ायदा सीधी-सी बात है, जब आपका बाहर प्रदेश का व्यक्ति जब यहाँ मैनेजर, एचआर जैसी पोस्टों पर होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके ही व्यक्ति वहाँ नौकरी पाएँगे। ये अभी जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से और बड़ी बेबाक तरीके से एक बात बोली है कि उत्तराखंड के युवाओं को भाजपा जो है नौकरी दे रही है। और सबसे बड़ी बात जो ये बोली है कि रिश्वत के बिना, बिना सिफारिश के नौकरियाँ मिल रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नौकरियाँ नहीं है? अरे! भारत सरकार तो बहुत अच्छी नौकरी दे रही है। हाकम सिंह जैसे उन्होंने लगा रखे हैं। आओ पैसे दो और नौकरी लो।
जब आप 25-25 50-50 लाख रुपए दोगे तो वो वही सरकार आपको नौकरी दे देगी। वो कौन है वो लोग? लेकिन हमेशा तो ये कह रहे थे ना कि कोई सिफारिश नहीं है और कोई रिश्वत नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप 25 लाख रुपए देते तो आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप उन्होंने एजेंट बिठा रखे हैं, उसके माध्यम से आपको नौकरी मिल रही है। जब एजेंट काम कर रहा है तो सरकार में सिफारिश की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट हो रहा है काम आपका भाई। और भाई उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, सीधी-सी बात है। तो बड़े-बड़े भूमाफिया, बड़े-बड़े दलाल पहले ही नौकरियों को लिए हुए बैठे हैं, ठीक है नहीं? आम आदमी की कहीं कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। जब सरकार में इतनी ही ज़्यादा जाती हो रही है युवा के साथ, तो अगर तो हम भाजपा सरकार की बात करें तो युवा सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार के साथ है। क्यों? ऐसा नहीं कह सकते। भाजपा सरकार केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। जब अब आज का युवा समझदार हो चुका है। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के सरकार के साथ ज़्यादा युवा है, या आप ये देख लो उत्तराखंड में जो जन आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है? लोग सड़कों पर है, ये कौन लोग हैं? लोगों की मजबूरी है, उन पे कोई विकल्प नहीं है उत्तराखंड के अंदर। अब लगातार विकल्प बनते जा रहे हैं। उत्तराखंडी जो क्रांति दल है वो सड़कों पर है, उनके लोग सड़कों पर है। लगातार विधानसभाओं का घेराव किया जा रहा है। जो उत्तराखंड के लोगों की मांग थी, जल, जंगल, ज़मीन और रोज़गार, उन मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार विफल होती जा रही है। उसका उसी का परिणाम है, तो सरकार भुगत रही है। सरकार को उत्तराखंड में अपनी सीट बचानी भारी पड़ रही है। आज आप देख रहे हैं खनन खनन का क्या हाल है। मतलब खुद उन्हीं के पार्टी के सांसद, उन्हीं के पार्टी के विधायक खनन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप त्रिवेंद्र रावत जी को देखिए, वो हर बार खनन के बारे में बोलते हैं कि भाई उत्तराखंड में खनन का बड़ा बुरा हाल है। भाई बच्चे खनन ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर मर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, आए दिन जो भाजपा के विधायक हैं, वो विवादित बयानों में घिरे हुए हैं। इसका क्या कारण है? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा पहाड़वाद और मैदानवाद की जो लड़ाई हुई, उसमें कौन थे? क्या एक आम आदमी इस लड़ाई को कर रहा था, या विधायक राष्ट्र पार्टियों के नेता कर रहे थे? वो लोग राष्ट्र पार्टियों के नेता थे जो इस तरह के काम कर रहे थे। आम आदमी तो खुशहाल है उत्तराखंड में, वो आपको दिख रहा है कहीं? ये तो लड़ाने का काम पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी नहीं चाहता कि कोई जातिवाद हो, कोई क्षेत्रवाद हो। ये नेताओं की राजनीतिक चाल है, जिनको आम आदमी नहीं समझ पाता और कहीं ना कहीं इनके मोहरे बन के इनके साथ खड़े हो जाते हैं। राकेश जॉन जी, अभी आपने विकल्प की बात करी है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अगर जो उत्तराखंड क्रांति दल की ही बात हम कर लेते हैं, तो 26 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। उत्तराखंड क्रांति दल की आंदोलन में सबसे आगे थी। फिर क्यों नहीं विकल्प मिला जनता को उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में? क्यों 26 साल कांग्रेस ने और भाजपा ने राज किया इस उत्तराखंड के ऊपर, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन में सबसे आगे थी? मैं देखो, जब ये उत्तराखंड क्रांति दल बनी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले उत्तराखंड संघर्ष समिति थी ये, और संघर्ष समिति के नाम से ही लोगों ने आंदोलन किया था कि भाई हम एक ऐसा प्रदेश लें जो खुशहाल हो, जहाँ बच्चों को रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके और स्वास्थ्य के साधन जहाँ उत्तराखंड में हो। ये एक जंगली क्षेत्र था, आपको पता है कि भाई पहाड़ी एरिया था, आपको बता देना चाहता हूँ। लगातार यहाँ बाघ, भालू, इनका आतंक मचा रहता था। अब वो एक खुशहाल प्रदेश की उन लोगों ने कामना की थी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष समिति के माध्यम से काम किया। इसमें सबसे ज़्यादातर स्कूल के बच्चे, लड़कियों ने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो फौज से निकल के जिन्होंने मुजफ्फरनगर जैसे कांड में अपनी भूमिका निभाई। ये जो कांड था, ये जलियांवाला बाग से बड़ा कांड था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है नहीं? आज इतना बड़ा स्मारक मुजफ्फरनगर में बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि भई ये राजनीतिक रूप में नहीं था। राजनीतिक रूप में तो उत्तराखंड क्रांति दल बाद में आई, जब उन लोगों को लगा कि भई हमने उत्तराखंड तो बना लिया, लेकिन अब बनाना किसी चीज़ को आसान होता है, लेकिन भाई उन बिंदुओं पर जो बिंदु चाहे थे हम लोगों ने, कि जल, जंगल, ज़मीन, उनके लिए हमें राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा। आपको विधानसभा या पार्लियामेंट में अपने मुद्दों को उठाना पड़ता, तब जाके कहीं न कहीं ये कानून लागू होते, तब अच्छा होता। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग सीधे-साधे लोग थे। उन लोगों ने संघर्ष किया, उत्तराखंड मिला। ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने राज्य बनाया। बहुत बड़ी भूमिका उन आंदोलनकारियों की थी। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने एक पृथक राज्य उत्तराखंड बनाया। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल के स्टार्टिंग में 3-4 विधायक आए,
उन लोगों ने सक्रिय तरीके से काम करा, अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किए। लेकिन वो लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते थे। भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियाँ जिनके विधायकों पे जो सत्ता में बैठी पार्टी थी, अरबों-खरबों रुपए उनके ऊपर था। उन्होंने उत्तराखंड जैसी छोटी पार्टियों का दमन कर दिया। आप किसी भी राज्य में देखिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का दमन हो चुका है, जिनका मुख्यमंत्री था। तो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ छोटी पार्टियों का दमन कर देती है और यही कारण रहा कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में नहीं आ पाया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के सत्ता में आती, तो कहीं न कहीं इस प्रदेश की स्थिति, दिशा और दशा कुछ और होती। अभी आपने पार्टियों के बारे में बोला है कि बड़ी पार्टी जो है छोटी पार्टियों का दमन कर देती है। आम आदमी की पार्टी की भी बात आपने करी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली है और दिल्ली में भी बना ली है। उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन के बाद जब राज्य अलग हुआ, तब भी अपने मुश्किल से 4 या 5 विधायक दे पाई है। तो क्यों? मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा कि इन लोगों के पास पैसा नहीं था। जो लोग आंदोलन लड़ रहे थे, वो लोग अपनी जेब से, अभी आप खुद उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर देखिए, वो लोग, उन पे कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। उन लोगों के पास 2 नंबर का, वो अपने जेब का पैसा खर्च करके इस मुहिम को, इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उन पे उत्तराखंड के लोग सीधे-साधे हैं, 2 वक़्त की रोटी उनको मिलती है, उसमें अपना गुज़ारा करते हैं वो लोग, पर ईमानदारी से करते हैं। यही कारण है कि धन बल, बाहुबल इस पर हावी है और कहीं न कहीं इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल थोड़ा पिछड़ रहा है। लेकिन राकेश जी, अगर जो बात करें हम उत्तराखंड की, हमारा हर एक किसी से एक ही सवाल ज़रूर रहता है और वो सवाल बिल्कुल जायज़ भी है। जब से उत्तराखंड बना है, तब से मुख्यमंत्री पहाड़ के हैं, शिक्षा मंत्री पहाड़ के हैं, स्वास्थ्य मंत्री पहाड़ के हैं। जब सारे मंत्री पहाड़ से आते हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की स्थिति भी उनको पता है, तो क्यों नहीं 26 साल बाद भी उत्तराखंड का विकास हो पाया? देखो, मैंने क्या कहा है, मैंने बात करी उत्तराखंड क्रांति दल की। ये नहीं, हमारा सवाल आप घुमा रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपसे बात करी थी उत्तराखंड क्रांति दल की। मैंने क्या कहा, ये लोग कौन हैं? ये राष्ट्रीय पार्टियों के लीडर हैं। और जब राष्ट्रीय पार्टियों के लीडर होगा, तो इनकी नीति किस पर आधारित होगी? राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे में निर्धारित होगी। इनका काम विकास करना नहीं है। इनका काम आप देख रहे हो उत्तराखंड में कहीं विकास देखा आपने? कोई विकास किसी प्रकार का नहीं है। क्या विकास देख रहे हैं हम उत्तराखंड के अंदर? आप चले जाओ, यही क्षेत्र है हमारा अशोकनगर, इसे बने हुए 40-50 कई साल हो गए हैं। आप इधर कहीं नाली की व्यवस्था नहीं, कहीं लाइटों की व्यवस्था नहीं, खंभों पे। एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र अशोकनगर हमारा ही है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें सोई हुई है। इनका काम तो अपना उल्लू सीधा करना है और एक केंद्र की नीतियों पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड का भला नहीं हो रहा, पहले भी उत्तराखंड कर्जे में था और आज भी कर्जे में है। युवा को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। तो सोई भी सरकारों को जगाने का किस तरीके से काम करेगी ये रीढ़ की हड्डी युवा? आप देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार जन आंदोलन हो रहे हैं। सरकार की नाक में युवाओं ने ही दम कर रखा। आज युवा सड़कों पर है और ये उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बिगुल फूँक चुके हैं और आम आदमी भी बिगुल फूँक रहा है, ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। लेकिन क्या करें, सरकारों के आगे कहीं न कहीं वो नतमस्तक है। जो भी सरकार के विरोध में जाता है, कहीं न कहीं उसका दमन कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं, चाहे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हो, उनका भी लगातार दमन हो रहा है। उनको उनकी आवाज़ नहीं उठाने दी जाती, तो कहीं न कहीं दबाई जाती है। आपको सब पता है, आप खुद जान रहे हैं। 2027 में जो बिगुल बजाया है, ये बिगुल की आवाज़ वाक़ई बदलेगी या ऐसी ही दबी भी रहने वाली है? आप खुद देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। आव आवाज़ इतनी भयंकर है कि अमित शाह को उत्तराखंड आना पड़ रहा है लगातार और उनके कार्यक्रम में अमित शाह को ये कहना पड़ रहा है कि अरे तुम्हें सुनाई दे रहा, तुम्हारी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, तुम्हारे में आवाज़ नहीं आ रही है। क्या हो गया उत्तराखंड के लोगों को? ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया कि उत्तराखंड के लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, इस तरह आपको इस तरह के वर्डों का प्रयोग करना पड़ रहा। नहीं तो पहले बीजेपी के आने से चारों ओर जो तालियां बजती थी, उसकी आवाज़ गूंज दूर दूर तक होती थी। आज भाजपा के नाम से कुछ नहीं। भीड़ भी आप देख रहे थे कि 2000 आरक्षी थे, कौन थे वो? आपको खुद पता होगा। उनकी भीड़ से उस भीड़ को उन्होंने
हरिद्वार में कर रखा था। सरकारी विभाग के जितने भी लोग थे वहाँ भर बसों में ठूस-ठूस के ले जा रखे थे। तब जाके वो किसी तरह उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रयास उत्तराखंड में किए जाते हैं। अदरवाइज़ परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है उत्तराखंड में, जिससे भाजपा सरकार तो क्या, कांग्रेस सरकार भी घबराई हुई है और सबके हौसले पस्त हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंह चौहान, जिन्होंने साफ बोल दिया है कि 2027 में जो युवा है, जिसे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी या देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, परिवर्तन करके रहेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल को कहीं ना कहीं ये चाहते हैं तीसरे विकल्प के रूप में कि सरकार बनाए ताकि उत्तराखंड का विकास हो पाए। तो मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।